हेलो। हेलो। देखिए आपका सीआरपीसी में सेक्शन 192 तक बताया गया था। अब आइए सेक्शन 193। सेक्शन 193 से भी आपका क्वेश्चन मेंस में अगर बनता है तो टिप्पणी बन सकता है, और प्री में भी आपका बनता है, और इंटरव्यू में भी। यानी कि मेंस में आपका समस्यात्मक क्वेश्चन बन सकता है। समस्यात्मक क्वेश्चन ये बन सकता है कि उन दशाओं का वर्णन करिए जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय किसी मामले का बिना कमिटल किए हुए, अर्थात बिना उपार्पण के या बिना सुपुर्दगी के या बिना कमिट किए हुए कांग्निजेंस या संज्ञान लेता है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कौन कौन सी धाराएं कोरिलेट करेंगे, कौन कौन सी नहीं करेंगे? तो कम से कम 3 धाराएं इस बिंदु पर आपको देखनी है। देखिए कौन कौन सी धाराएं आप लिखेंगे। आपका पहली जो आपका सेक्शन लिखना पड़ेगा 193। 193 को लिखना पड़ेगा। फिर इसका एक्सेप्शन दिखाना पड़ेगा, और अपवाद में आपका 2 चीज़ें दिखाएंगे। और जहाँ तक अपवाद की बात है, अपवाद में आपका मने कौन कौन सी चीज़ें दिखाएंगे जहाँ कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट या सीधे कांग्निजेंस लेता है। तो पहला जो एक्सेप्शन दिखाएंगे वह सेक्शन होगा 199 का क्लाज 2, यानी कि 199 का क्लाज 2। और दूसरा जो आपका कह सकते हैं कि एक्सेप्शन की होगा, आपका कह सकते हैं कि जहां की कोर्ट ऑफ सेशन सीधे संज्ञान लेता है और आपका ट्रायल भी करता है, तो मुख्य रूप से आपका 344, यानी कि ठीक है। दूसरा जो आपका सेक्शन है आपका 344, यानी कि फिर एक बार मॉडल बनाया जाए और इस मॉडल को आपको देखा जाए 2-4 लाइन। मॉडल ये बन सकता है कि क्या सत्र न्यायालय सीधे किसी मामले का कांग्निजेंस लेता है, और लेता है तो कब लेता है? तो आपका जवाब रहना चाहिए कि सामान्यतः सत्र न्यायालय सीधे या डायरेक्ट किसी मामले का संज्ञान नहीं लेता। यह प्रावधान सीआरपीसी की धारा 193 में समाहित किया गया है। फिर 193 लिखेंगे कि जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो इस संहिता में, सत्र न्यायालय संज्ञान तभी लेगा जब मामला उसे सुपुर्द किया जाए, कमिट किया जाए, उपार्पण किया जाए। यानी कि ये आपका बेयर एक्ट की भाषा है। अर्थात सत्र न्यायालय किसी मामले से तभी अवगत होता है जब मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को संज्ञान लेने के बाद मामला कमिट किया जाता है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। 2 सेक्शनों में इसके अपवाद हैं, और दोनों सेक्शन लिखना पड़ेगा। एक 199 का क्लाज 2, और दूसरा सेक्शन है
344। इन दोनों सेक्शनों को चूंकि टिप्पणी में ही आएगा तो 5-5, 10, 7-7 लाइन बढ़ा देना है। देखिए इसका सार लिखना है। आइए 199 का क्लास 2 देखा जाए। यदि मामला 199 के क्लास 2 के अंतर्गत आ जाता है तो सत्र न्यायालय बिना उपार्पण के ही, बिना कमिटल के ही संज्ञान ले सकता है। तो 199 के क्लास 2 में है क्या, ये 5 लाइन लिखना पड़ेगा। यदि राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की या किसी संघ या राज्य के मंत्री की या राज्यपाल की किसी राज्य के या उपराज्यपाल की या किसी लोक सेवक की मानहानि की गई है तो ऐसी दशा में लोक अभियोजक मानहानि किए जाने के 6 माह के अंदर लिखित रूप में सीधे कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष परिवाद कर सकता है। और ऐसे मामले में कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय बिना उपार्पण के, बिना कमिट किए हुए सीधे संज्ञान लेता है। इतना ही दिखाएंगे आप 7 लाइन। दूसरा अपवाद लिखेंगे आपका 344। यदि सत्र न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य दिया गया है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया है तो सत्र न्यायालय उस मामले में उपार्पण किए बिना, माने कमिट किए बिना सीधे संज्ञान ले सकता है। और यदि सत्र न्यायालय चाहे तो उस मामले का संक्षिप्त विचारण भी कर सकता है। यानी कि ये जो 5-7 लाइन बताया जा रहा है हूबहू आपको यही लिखना है। यह और इंटरव्यू में भी यही पूछा जाता है और एमपी इत्यादि में प्री में भी काफ़ी पूछा गया है। देखिए ऑप्शन 1 बना दिया जाए शॉर्टकट में। सत्र न्यायालय संज्ञान नहीं लेता, संज्ञान लेता है आपका उपार्पण के बिना लेता है, उपार्पण के बिना नहीं लेता। तो आपका सामान्य नियम यही है कि कमिटल के बिना नहीं लेता। ये एक्सेप्शन बताया जा रहा है, नियम नहीं। तो इस प्रकार आपका 193 में जो भी क्वेश्चन इंटरव्यू में, प्री में, मेंस में बन सकते हैं बताया गया। 194 आ जाइए एक लाइन। यदि सत्र न्यायालय संज्ञान लेता है तो संज्ञान लेने के बाद जांच या विचारण के लिए वह मामला अपने किसी अधीनस्थ को भेज सकता है, यानी कि अपर सत्र न्यायालय को भेज सकता है, सहायक सत्र न्यायालय को भेज सकता है, यानी कि हवाले कर सकता है। बस एक लाइन। अब आइए कंसेप्ट बनाया जाए आपका 195 से 199 तक का, यानी कि 195 से लेकर 199 तक का। देखिए आपका कंसेप्ट ये बनाना है कि कॉग्निजेंस के बारे में जो जनरल रूल है, सामान्य नियम है, वह आपका दिया गया है 190 से लेकर 199 धारा 194 तक। लेकिन 195 से लेकर 199 तक में कुछ विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है और अगर वे विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं तो जब तक इन धाराओं की कंडीशन फुलफिल न हो 190 के तहत फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेगा। यानी कि इसको संज्ञान के लिए शर्तें कहिए, संज्ञान पर प्रतिबंध कहिए, संज्ञान पर शर्तों के पालन होने पर ही संज्ञान कहिए या कुछ विशेष परिस्थितियों में संज्ञान। यानी कि कुल मिलाकर जब भी मजिस्ट्रेट 190 के तहत परिवाद या पुलिस रिपोर्ट या स्वयं के ज्ञान पर संज्ञान लेने की बात सोचे तो सबसे पहले उसे एक नज़र
195 से लेकर 199 तक डालनी पड़ती है और ये देखना पड़ता है कि जिस मामले का मैं कॉग्निजेंस लेने जा रहा हूँ क्या ये मामला इन धाराओं में तो सेट नहीं होता। अगर इन धाराओं में सेट होता है तो जब तक कि इन धाराओं की कंडीशन फुलफिल न हो कॉग्निजेंस 190 के तहत नहीं लिया जाएगा। अब इसमें आपका प्री और मेंस के लिए जो क्वेश्चन आते हैं अलग अलग पहले कर लेना है। 195 प्री मेंस प्री और इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन आता है। 195, 196, 197 ये जो धाराएं हैं ये प्री और इंटरव्यू के लिए काम करती हैं। लेकिन आपका 198 और 199 ये मेंस में भी चांस रहता है और यूपी में बन चुका है। यानी कि यूपी में आपका 198 से भी क्वेश्चन बना है कि विवाह के विरुद्ध अपराधों के मामलों में कॉग्निजेंस का उल्लेख करिए। और 199 भी बना है कि मानहानि के मामलों में आपका कॉग्निजेंस या संज्ञान के क्या नियम हैं उल्लेख करिए। तो भाई ये दो दो चार चार लाइन जो बन सकता है इधर की धाराओं में इंटरव्यू में इत्यादि में उसको भी हम देख लें और डिटेल में मेंस वाला चलेगा। देखिए आपका भाई 195 लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के बारे में या मिथ्या साक्ष्य में दिए गए आपका दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के बारे में या लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट का लिखित आदेश नहीं मानता या आदेश नहीं मानता, समन नहीं आपका मानता या समन पर आपका हाजिर नहीं होता, या कह सकते हैं कि मिथ्या साक्ष्य दिया है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है न्यायालय में, या लोक न्याय के विरुद्ध अपराध किया है, तो ऐसी दशा में आपका कॉग्निजेंस के स्पेशल नियम दिए गए हैं। और स्पेशल नियम में आपका इंटरव्यू में ही पूछा जाता है। देखिए क्या क्या पूछा जाता है। कंप्लेंट क्या है, तो आपका कंप्लेंट क्या है, तो इसके लिए आपका धारा 2D बतानी पड़ती है परिभाषा। फिर पूछा जाता है कि कंप्लेंट कौन कर सकता है, तो समाज का कोई भी व्यक्ति, विशेष अपवादों को छोड़कर जो आगे हम बताएंगे। फिर आपका क्वेश्चन इंटरव्यू में ये बना था जे और एपीओ दोनों में कि क्या न्यायालय द्वारा भी परिवाद किया जाता है और किया जाता है तो कब। बस यही एक क्वेश्चन बना था। तो आपका एक लाइन जवाब होना चाहिए कि यदि मामला सीआरपीसी की धारा 195 के तहत आ जाता है तो न्यायालय स्वयं परिवाद करता है। यानी कि न्यायालय स्वयं परिवाद करता है। तो क्या न्यायालय भी परिवाद कर सकता है, तो कर सकता है। किस धारा में मामला आ जाए, 195। जब या तो न्यायालय स्वयं परिवाद करे या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी करे। फिर आपका यहाँ क्वेश्चन उठता है कि ऐसी दशा में लिखित परिवाद होगा कि मौखिक की दोनों, तो केवल लिखित, मौखिक नहीं। कैसा परिवाद होगा, रिटेन में। अब तीसरा कंडीशन की कब, तो आप दो चार बताइएगा। यदि न्यायालय के आदेश का किसी व्यक्ति ने क्या किया है, वायलेशन, या न्यायिक कार्यवाही में आपका दस्तावेज संबंधी कोई अपराध किए हैं, तो दो उदाहरण जरूर बताइएगा। मिथ्या साक्ष्य कोई दिया है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, ऐसी दशा में
जिस न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य दिया गया है, गढ़ा गया है, वह न्यायालय स्वयं परिवाद करेगा और परिवाद करके मामले को आगे बढ़ाएगा। स्वयं परिवाद, स्वयं संज्ञान, स्वयं विचारण, ये आपका इंटरव्यू में पूछा गया। इसके बाद आपका देखिए क्या पूछा गया है। क्या पुलिस अधिकारी द्वारा भी परिवाद किया जाता है? ये आपका अच्छा क्वेश्चन बना है। सामान्यतः पुलिस अधिकारी द्वारा परिवाद नहीं किया जाता, ये बताएंगे। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 2D के स्पष्टीकरण और सेक्शन CRPC 195 में इसका एक्सेप्शन है। तो दोनों अपवाद लिखिएगा। ये बिहार आपका पिछले बिहार APO में मेंस में आ चुका है। एक तो 2D से समस्या आई है, और अगर ज़्यादा मेंस में पूछे तो भाई देखिए समस्यात्मक कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनका आपका लेक्चर ही दिया जा सकता है, लिखवाना संभव नहीं है। अब आपका दिमाग परीक्षा देते समय कितना सक्रिय है उस पर निर्भर करता है, लेकिन मैं 2 कंडीशन बता रहा हूँ। एक मॉडल 10 लाइन 15 लाइन का देखिए। सामान्यतः पुलिस अधिकारी द्वारा परिवाद नहीं किया जाता, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। यदि मामला धारा 2D के स्पष्टीकरण में आ जाए या सेक्शन 195 के तहत आ जाए तो पुलिस अधिकारी द्वारा भी परिवाद किया जा सकता है। अब 2D में स्पष्टीकरण में क्या है, 195 में क्या है, यही 5-5 लाइन आपको टिप्पणी में 7-7 लाइन बढ़ा देना है। तो पहले 2D देखिए। यदि किसी पुलिस अधिकारी ने किसी मामले का अन्वेषण किया हो और अन्वेषणोपरांत उसने मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी हो कि यह मामला नॉन कॉग्निजेबल है या असंज्ञेय है, तो ऐसी दशा में उस पुलिस रिपोर्ट को परिवाद माना जाएगा और जिस पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट भेजी है उस पुलिस अधिकारी को परिवादी माना जाएगा। बस फिर एक बार इसको हम बता दें। ये मेंस में भी बिहार APO में एक बार आ चुका है, समस्या बनाकर। फिर देखिए धारा 2D का एक्सप्लेनेशन फिर एक बार हम देखते हैं। यदि किसी मामले का पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और मजिस्ट्रेट को यह रिपोर्ट भेजी हो कि यह मामला नॉन कॉग्निजेबल है, असंज्ञेय है, तो ऐसी दशा में वह रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट न मानकर परिवाद मानी जाएगी और जिस पुलिस अधिकारी ने ऐसी रिपोर्ट भेजी है उस मामले में उसे परिवादी माना जाएगा। ये रट कर जाइए। इसी के साथ दूसरा अपवाद लिखेंगे 195 CRPC क्या कहती हैं देखिए। यदि लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी लोक सेवक ने आदेश जारी किया, समन जारी किया, वारंट जारी किया या लिखित आदेश दिया और किसी व्यक्ति ने उसका वायलेशन किया, तो ऐसी दशा में आपका परिवाद किया जाएगा लिखित में। और यदि पुलिस ने किसी व्यक्ति को कोई आदेश दिया है और वह व्यक्ति आदेश का पालन नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में वह पुलिस अधिकारी जो आदेश दिया था स्वयं परिवाद करेगा या अपने किसी अधीनस्थ
आपका पुलिस अधिकारी को परिवाद के लिए अथराइज कर सकता है। एक उदाहरण इस पर सटीक अटैक किया जाए, ध्यान से देखिए। सटीक अटैक एक उदाहरण आपका 161 से हम उठाते हैं। आपका सीआरपीसी की धारा 161। पुलिस अधिकारी साक्षियों को बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 161 के तहत रिटेन आर्डर जारी करती है, लिखित आदेश जारी करती है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध रिटेन आर्डर जारी किया गया है, यदि वह व्यक्ति उस आदेश का पालन नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति लोक सेवक के विधि पूर्ण प्राधिकार का अवमान करता है और ऐसा व्यक्ति आईपीसी की धारा 174 के तहत दंड का भागी होगा। आईपीसी की धारा। अब ऐसी दशा में मुकदमा कैसे कायम किया जाएगा? तो पुलिस अधिकारी द्वारा न्यायालय में परिवाद किया जाएगा और तब न्यायालय उस पर कार्यवाही करेगा। यानी कि क्या पुलिस अधिकारी परिवाद कर सकता है? तो दो अब लिखना है, कौन कौन? 2D का एक्सप्लेशन और मामला कहाँ गवर्न करना है? सीआरपीसी की धारा 195। अगर आप उदाहरण देना चाहें तो सीआरपीसी की धारा 161 का अच्छा उदाहरण दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ा जाए। 100 आपका 95 भी जितना पूछा जा सकता है उतना आपका बता दिया गया। आइए देखा जाए, आपका कह सकते हैं कि अगली धाराएं देखा जाए। आपका जो अगली धारा है 100 आपका 95A, धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया आपका केवल प्री में पूछा जाता है कभी काल। इसके बाद 196 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, ये भी कम पूछा जाता है। हाँ, इंटरव्यू और प्री में ज़्यादातर आपका 197 पूछा जाता है। यानी कि 197 आपका निश्चित रूप से पूछा जाता है। इसको आप दो चार लाइन देखिए, जो मेन क्वेश्चन आता है उसी पर हमें अटैक करना है इंटरव्यू और के लिए, ताकि कुछ इंटरव्यू का भी क्वेश्चन निकलता रहे। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी धारा आपका दोहरा स्वरूप रखती है? दोहरा स्वरूप का मतलब हुआ कि आपका कह सकते हैं कि दो मुहा सांप, यानी कि जिस प्रकार दो मुहा सांप होता है उसी प्रकार कुछ धाराओं का नेचर दोहरा होता है। दोहरा स्वरूप का मतलब ये हुआ कि उसके दो रूप हैं, यानी कि जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, उसी प्रकार सीआरपीसी की धारा 197 के भी दो पहलू हैं। एक पहलू ये कहता है कि जो लोक सेवक हैं, न्यायाधीश हैं, मजिस्ट्रेट हैं, तीनों याद रखिएगा। आपका कौन सी धारा 197 के तहत किसको बचाव दिया गया है? तो पब्लिक सर्वेंट को, न्यायाधीश को भी, मजिस्ट्रेट को भी इंटरव्यू में पूछे तो तीनों मार कर आइएगा। तो पहले इसका व्यू बताया जाए, 4-5 व्यू अच्छे और तब केस बताया जाए। और केस में जो पूछा जाता है समय, लेकिन एक क्रम से हम बताते हैं। देखिए, यह धारा दोहरा चरित्र कैसे रखती है, ये पूछा जाता है। दोहरा चरित्र ये रखती है कि पहला चरित्र इसका ये है कि यह इस सेक्शन के तहत पब्लिक सर्वेंट को
प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी कि लोक सेवकों को संरक्षण करती हैं, संरक्षण देती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस धारा के तहत, इस धारा का सहारा लेकर या इस धारा का उद्देश्य ये है कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं, न्यायाधीश हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वह बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के कार्य करें। क्यों बिना किसी भय के, दबाव के कार्य करें? कि अगर उनके खिलाफ उनके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए कोई मुकदमा होता है तो 190 के तहत कांग्निजेंस तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि सरकार द्वारा इसकी इजाज़त, अनुमति न दे दी जाए। यानी कि ये पहला पहलू है। इसका दूसरा पहलू भी है आपका, जैसे सिक्के का दो पहलू था, हेड टेल, तो अब टेल देखिए। टेल ये कहता है, यानी कि यह धारा भ्रष्टाचार की जननी है और भ्रष्टाचारियों को, करप्ट लोगों को बचाव भी देती है। यानी कि यह धारा न्यायाधीशों को, मजिस्ट्रेटों को, सरकारी कर्मचारियों को यानी कि पब्लिक सर्वेंट को ये भी संरक्षण देती है कि वह खूब भ्रष्टाचार करें, खूब लूट खसोट करें, और जब तक सरकार का बरद हस्त प्राप्त होगा तब तक इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जब अन्ना हजारे जन लोकपाल की मांग कर रहे थे तो उन्होंने पूरी तरह ये मांग की थी कि इस धारा को हटा दिया जाए, यानी कि न बांस रहेगी और न बांसुरी बजेगी। लेकिन वही समस्या है कि आप आज भी देख लीजिए, मैंने सार्वजनिक रूप से बताया जा रहा है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। किसी भी विभाग में आप जाइए तो सरकारें बदली लेकिन भ्रष्टाचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। और आज भी चाहे थाने पर जाइए, चाहे किसी भी विभाग में जाइए, आपका बिना पैसा दिए हुए कोई काम होने वाला नहीं है। यानी कि हर एक सरकार ये वादा करती है, चाहे मोदी जी हों, योगी जी हों, कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, लेकिन जैसे ही 2-4 माह बीतता है वैसे ही भ्रष्टाचारी सक्रिय हो जाते हैं और सरकारी अधिकारी भी सक्रिय हो जाते हैं और आपका कहते हैं कि सैया भयो कोतवाल तो डर कायों का, यानी कि मुख्यमंत्री हमारी जात का है, हमारी बिरादरी का है, हमारी धर्म का है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा पकड़ है, पार्टी फंड में मैंने इतना पैसा दिया हूँ तो लूटूंगा नहीं तो कहाँ से काम चलेगा। तो यह धारा का दूसरा पहलू ये है कि खूब भ्रष्टाचार करिए, पकड़ लिए गए, FIR भी हो गई, गिरफ्तारी भी हो गई, विवेचना भी हो गई, लेकिन जाकर 190 पर क्या करेगा? रुक जाएगा। तो कैसे रुकेगा ये देखिए। यदि राज्य सरकार का लोक सेवक है तो जब तक राज्य सरकार संज्ञान के लिए अनुमति न दे दे तब तक संज्ञान नहीं होगा। और यदि केंद्र सरकार का लोक सेवक है तो जब तक केंद्र सरकार अनुमति न दे दे तब तक कांग्निजेंस नहीं होगा। ये आपका नियम है। कुछ सुधार किया गया है आपका लोकपाल अधिनियम के तहत, लेकिन आज भी आपका इसी कारण से ही भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। अब आगे आइए, इसका अगला पहलू देखा जाए जो पूछा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला। ये क्वेश्चन आता है कि लोक सेवकों के लिए या न्यायाधीशों के लिए या मजिस्ट्रेटों के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला का काम कौन सी धारा करती है। यानी कि आपका दो डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला, छाता दो हो गया। एक तो उन्हें डर भय से मुक्त करती हैं और दूसरा ये भी करती हैं कि खूब लूटो खसोटो,
कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार तुम्हारी है, तो आपका संज्ञान ही नहीं होगा। तो ये आपका दूसरे दो पहलू, डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला पूछे तो 197। अब होने क्या लगा देखिए, तो एक केस आपका है, डिटेल में तो हम नहीं पढ़ा सकते, उतना समय नहीं है। आपका होने क्या लगा था कि खूब लोग भ्रष्टाचार करते थे, करोड़ों अरबों मने खा लेते थे, डकार भी नहीं लेते थे, और सरकार के साथ मिल जाते थे, यानी कि सरकार में जुगाड़ लगा लेते थे, और सरकार सब कुछ होने के बावजूद भी कांग्निजेंस के लिए आपका अनुमति ही नहीं देती थी। ऐसी दशा में तमाम अधिकारी रिटायर हो गए, पेंशन भी पा रहे हैं, मर गए, और अनुमति के लिए 20 साल से पड़ा हुआ है मामला। तो सुप्रीम कोर्ट की नज़र इस पर टेढ़ी हुई, और जब टेढ़ी हुई तो एक केस आया सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह एवं अन्य। केस लिख लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज मनमोहन सिंह एवं अन्य। काफ़ी लीडिंग केस है। दो तीन बातें इसमें अच्छी हम बताएंगे, पूरा तो भाई बताना संभव नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी को आप लोग भी जानते होंगे, आपका कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, और अब तो भाजपा की ओर से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन कुछ न कुछ हर एक मुद्दे पर PIL इत्यादि। तो आपका जब तमाम घोटाले हुए, 2G 3G कोयला, तो इन्होंने मनमोहन सिंह के खिलाफ मुकदमा किया, CBI को पार्टी बनाया कि इनको भी लपेटे में लिया जाए, और तमाम बिंदु उठाए। तो इस केस में उच्चतम न्यायालय ने दो तीन बातें बताई। वहीं पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार रहित प्रशासन एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि एक मौलिक अधिकार है, यानी कि भ्रष्टाचार रहित, यानी कि भ्रष्टाचार न हो, ये जो प्रशासन है यह एक फंडामेंटल राइट है लोगों का, और जो भी भ्रष्टाचार होगा तो वह लोगों के फंडामेंटल राइट को क्या करेगा, वायलेट। दूसरा जो समय की बात थी, ये कई बार पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सामान्यतः 3 माह, उसके बाद 1 मास। तो पूरा हम बताते हैं, यानी कि जब सरकार के पास अनुमति के लिए एप्लीकेशन जाए तो सरकार हर हाल में 4 माह में ये डिसीजन ले ले कि वह अनुमति देती हैं कि अनुमति देने से इनकार करती हैं। फिर एक बार याद रखें, कितने माह, 4 माह, यानी कि सरकार 4 मास के अंदर ये डिसीजन ले ले कि वह अनुमति देगी या नहीं देगी। यदि 4 मास बीत गया और सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो बिना सरकार की अनुमति के ही संज्ञान लिया जाएगा, और वह संज्ञान वैलिड होगा, वैध होगा। ये उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से बता दिया। तो अब आपका 4 माह सरकार के पास समय है, या तो अनुमति दे या अनुमति देने से क्या करे, इनकार। देखिए, तमाम ऐसे प्रसिद्ध मामले आए जहां की सरकारों ने अपने अधिकारियों को बचाने के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है। गुजरात का मामला, यूपी का मामला, तमाम मामले आए, और आपका एक दो उदाहरण भी बता दिया जाए। जैसे मायावती जी के काल में यूपी में आपका NRHM घोटाला हुआ था, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी घोटाला, और करोड़ों अरबों का वारा न्यारा हो गया। एम्बुलेंस कागज पर दौड़ रही थी, जैसे कोरोना काल में सड़क पर, तो उस समय कहाँ दौड़ रही थी, कागज पर, और वह पैसा WHO से आता था। अब आपका हो हल्ला मचा, आपका
अखिलेश जी ने वादा किया कि हम आते ही अनुमति देंगे और सभी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे और मायावती जी भी जाएंगी जेल। तो आ गए आपका अखिलेश जी, लेकिन कोई जेल नहीं गया। और आपका कह सकते हैं कि जब सीएमओ इत्यादि पर संज्ञान की बात आई तो सीबी माने अनुमति ही सरकार नहीं दे रही थी, तो सीबीआई चली गई थी लखनऊ, माने हाई कोर्ट लखनऊ बेंच। हाई कोर्ट कहा कि काफ़ी आपका माने नाराज हुआ और कहा कि आप 3 दिन में बताइए अनुमति देंगे कि नहीं। तो 10-15 अधिकारियों पर अनुमति तब सरकार दी। यानी कि आपका भले हो हल्ला राजनीतिक पार्टी करें, लेकिन एक दूसरे को जेल जल्दी नहीं भेजते हैं। बड़े नेताओं को वो आजम खां इत्यादि जेल चले गए, वो अलग बात है, लेकिन मुलायम जी और अखिलेश जी जेल नहीं जाएंगे, न मायावती जी जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ा जाए। इस प्रकार 197 का जो थीम था वह थीम बता दिया गया। अगर इंटरव्यू में भी पूछे तो आप, लेकिन ये अब थोड़ा शिथिल किया गया है लोकपाल कानून बनाकर कुछ मामलों में, लेकिन उतना यूज ही नहीं हो रहा है। आगे देखिए आपका आपका 15 मिनट बाद क्लास चलेगा भाई। सीआरपीसी चलेगी अभी, थोड़ा 10 मिनट पहले ही ब्रेक लिया जा रहा है, थोड़ा गला फंस रहा है। तो आपका 15 मिनट बाद क्लास चलेगी सीआरपीसी की, ये चैप्टर समाप्त कर दिया जाए।